इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आज देखेंगे नट्स इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स। देखिए, तो ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखेंगे थर्ड लेक्चर में नट्स इक्वेशन। तो देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, या कह सकते हैं रिलेशन हमें देखना है ई में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखना है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के या किसी भी सेल के। तो देखिए, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगे। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इफेक्ट करेगी। दूसरा, प्रेशर ऑफ गैस, अगर कोई गैस सब्सटेंस है, अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैसियस इलेक्ट्रोड में उसका जो गैस है, गैस का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा। दूसरा, टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड हो गया टेम्परेचर। तो ये तीन फैक्टर हो गए, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और एक प्रेशर ऑफ गैस अगर कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड है तो, और साथ में टेम्परेचर, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका टेम्परेचर हम क्या लेके चल रहे हैं। ये तीन फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड के या कह सकते हैं किसी भी सेल के पोटेंशियल को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। ये थर्मोडाइनमिक्स हमने एक रिलेशन पढ़ा था 11th क्लास में कि डेल्टा जी इक्वल होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, लॉग ई बेस पे। ठीक है, अगर 10 बेस पे लेते हैं तो 2.303 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे क्यू क्या था, क्यूशेंट। क्यूशेंट मतलब प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। इनिशियली रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। चलिए, जहाँ पे डेल्टा जी क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ। डेल्टा जी की हम लिख सकते, डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नोट को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट, और प्लस अगर हम इसे 10 बेस पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी लॉग क्यूशेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें एन एफ, अगर हम एन एफ को माइनस एन एफ को क्या ले लें, माइनस एन एफ को कॉमन लेके कह दें माइनस एन एफ से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बचेगा ई, यहाँ बचेगा ई नोट, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और 2.303 आर टी अपॉन में क्या आ जाएगा, एन एफ, और इंटू लॉग क्यूशेंट। क्यू क्या है, यहाँ पे रिएक्शन क्यूशेंट है जो किससे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की, और यही क्या कहलाती है, नट्स इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन है नट्स की वो यही है, और ये जो नट्स इक्वेशन है ध्यान रखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी वैलिड होगी, और किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए भी वैलिड होगी। मतलब हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी वैलिड है और कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए भी वैलिड होगी। जहाँ पे ई क्या हो गया, एक्चुअल इमेफ ऑफ, ये कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड या पोटेंशियल ऑफ सेल, और ये होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, और ये हो गया आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर केल्विन में, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट या कह सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, चलिए, अच्छा, एफ की जो वैल्यू है वो 96500 कूलम अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट मान रखा है इसको, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होती है, बताएंगे। चलिए, तो देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर क्या करूं इंक्रीज, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, साफ साफ हमें पता चला। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो अगर अपॉन वाली, अगर ऊपर वाली कोई भी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, अगर यहाँ प्लस होता तो इसके बढ़ाने से बढ़ता। अब टेम्परेचर अगर मैं क्या करूंगा इंक्रीज, तो सेल का जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, चलिए बात करें, तो देखिए इन जनरल अगर हम बात करें, ये दो मेन इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखना। मगर अब जनरली टेम्परेचर हम कितना लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन जनरली टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं कैल्विन में कितना होगा, 298 कैल्विन। ठीक है, तो 298 कैल्विन टेम्परेचर रख लिया, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 8.314 जूल, और एफ की वैल्यू कितनी होगी, 96500। इन तीनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये सोल्व करके एक नया नंबर आता है, कितना, 0.591। 0.591 कैलकुलेशन करते समय इसे भी आप कितना मान सकते हैं, 0.6 मान सकते हैं, क्योंकि 59 है तो 59 को हम क्या कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं, तो 0.6 इसे कह सकते हैं। चलिए, कैलकुलेशन के अप्रोक्सीमेट के लिए, तो जो ई इज इक्वल टू हो गया ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यूशेंट, और यही क्या है, नट्स इक्वेशन है, किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कह सकते हैं 298 केल्विन पे। मगर रियल ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किस पे, 25 पे, जबकि मेन फॉर्मूला क्या है, ये है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, नट्स इक्वेशन।
अब इसमें एक और बात ध्यान दीजिए, जैसे क्यूशेंट क्या होगा, क्यूशेंट की अगर मैं बात करूं तो क्यूशेंट निकलता कैसे है। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, आपने केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो क्यूशेंट कैसे निकलेगा। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है a प्लस बी, इससे क्या बना c प्लस डी प्लस ई। इसका कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट a है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट b है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट c है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट d और इसका e। इसमें ये क्या है, b क्या है, प्योर सॉलिड है, और d क्या है, प्योर लिक्विड। जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट पे कंसंट्रेशन या प्रेशर कितना हो जाता है, 1। तो इसे हम क्या मानेंगे, तो प्योर लिक्विड हो या प्योर सॉलिड हो तो उनके लिए कंसंट्रेशन या प्रेशर पार्ट्स क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, सॉलिड है ये प्योर लिक्विड है तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलते हैं, 1। अब क्या करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन के फॉर्मूले में नहीं आएंगे। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट में कौन है, सी है, डी है और ई है, मगर डी को छोड़ देंगे क्योंकि वो प्योर लिक्विड है, तो बस सी और डी। तो सी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन और किसकी हो गई, ई की कंसंट्रेशन। और सी का जो स्टोइचोमेट्री वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, और ई का जो स्टोइचोमेट्री कहाँ चला जाएगा, पावर में, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में बी तो प्योर सॉलिड है तो इसको तो छोड़ दीजिए, बस क्या ले लेंगे, ए को। ए क्या था, एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, जो भी स्टोइचोमेट्री था। तो यहाँ से निकलता था क्यूशेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। बस ध्यान रखना प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को नहीं लेंगे, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोलर। अब जरा देखिए इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाए, इस इक्वेशन में देखें अगर क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो उस समय जो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में ईएमएफ ऑफ सेल वो इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के। अगर क्वेश्चन की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो अगर इसकी log 1 क्या होगा, 0, और log 1 से बड़ी वैल्यू अगर Q की 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ई नोट में से कुछ माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो जो सेल का ईएमएफ है वो ई नोट ऑफ सेल से क्या आएगा, कम आएगा। तो इसमें जो एग्जैक्ट ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ से क्या आएगा, कम। और अगर Q की वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी आई तो log 1 से छोटी के लिए वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस हो जाएंगे तो ई नोट में समथिंग ऐड होकर क्या आएगा, ई। तो उस केस में जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन, नट्स इक्वेशन की एप्लीकेशन देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि जो नट्स इक्वेशन है वो किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं और किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने भी, मतलब हाफ सेल के लिए भी वैलिड है और कंप्लीट सेल के लिए भी। चलिए कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन। तो पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कॉपर का हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या निकालना है, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई है, कॉपर Cu+2 से किस में जाएगा, Cu में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। कॉपर Cu+2 एक्वस से क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास एक रिडक्शन इक्वेशन हो गई कॉपर के लिए। इस इलेक्ट्रोड का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। चलिए नट्स इक्वेशन लगा दें इसके लिए। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर का। Cu कौन से वाला, रिडक्शन वाला। देखिए Cu+2 से क्या हो रहा है, Cu, तो इज इक्वल टू क्या होगा, नट्स इक्वेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे ई तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, कॉपर का। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी फॉर्म का, रिडक्शन का, Cu+2 से Cu। तो Cu+2 से Cu इज इक्वल टू होगा ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस 0.591 अपॉन एन। एन कितने होंगे, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें अगर हम देखें तो 2। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसमें, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन होगा, Cu, और Cu क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो कंसिडरेशन क्या होगी, 1। तो इसे रखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा 1 रखें। अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, Cu+2। Cu+2 किससे आता है, एक्वस से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 की कंसिडरेशन। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर हम क्या करेंगे इसको, अगर इसकी कंसिडरेशन में बढ़ाऊंगा, अगर Cu+2 की कंसिडरेशन बढ़ाऊंगा तो इसके बढ़ाने से ये क्या होना चाहिए, अपॉन की वैल्यू, ये यहाँ पे माइनस है, अपॉन की वैल्यू अगर हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बढ़ने से ये पूरा फैक्टर क्या होगा, कम, और जो इसको माइनस कर रहे हैं वो वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा, इंक्रीज। या ऐसे समझिए, आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो Cu+2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। वो माइनस पावर यहाँ उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -1। तो इस माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस। तो अगर इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर तो 1 थी। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा पावर -1, और -1 यहाँ उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस। अब समझिए बिल्कुल सीधा सीधा सा, अगर मैं इसकी कंसिडरेशन को बढ़ाऊंगा,
अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, और ओवरऑल बढ़ेगा तो इसमें ये ऐड हो रहा है, इस ई नोट की वैल्यू में ये ऐड होकर आ रहा है, तो जितना ज़्यादा ऐड करूंगा उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, Cu+2 एक्वस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है ये, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से माइनस आ जाएगा यहाँ, या कह सकते हैं इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। इक्वेशन उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, तो उस केस में घट जाएगा। तो फिलहाल ध्यान देखना है कि साफ साफ इक्वेशन अब हमें बन रही है कि अगर हम जैसे क्या कर रहे हैं, Cu+2 की कंसिडरेशन जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट की कंसिडरेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, बढ़ाने से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन एंड पीएच ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसमें पीएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नर्स इक्वेशन से। सुनिए, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का एक जार होता है और उसमें क्या वो HCl के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या है रखा होता है। तो वहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मुझे HCl से क्या मिलेगा, H+, और उस H+ का रिडक्शन होगा। तो H+ का क्या होगा, देखिए ये अगर मान लीजिए जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर वो किस पे कैथोड की तरह काम कर रहा है तो रिडक्शन होगा, और अगर मान लीजिए वो किस पे एनोड की तरह काम कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। फिलहाल मैं रिडक्शन वाली इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस पर इक्वेशन क्या होगी, H+ से क्या बनेगा, H2। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ भी 2 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर लो, या इसे हाफ कर दो, इसे हाफ कर दो, या तो इसे हाफ करिए या इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों में से कोई सी बात हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे H कितने थे, एटम 2 थे, तो यहाँ भी 2 कर लिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, +1 से कितना आ रहा है, 0, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए, मगर यहाँ ट्वाइस कर रहे हैं तो इनटू यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें, 2। चलिए लगाइए, इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन लगाते हैं। तो EMF ऑफ सेल, या इस EMF ऑफ सेल ये कह सकते हैं EMF ऑफ इलेक्ट्रोड, वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड EMF ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.059/2, 0.09 होता है, ध्यान 0.05 होता है, तो 0.059/n, n कितना है इसमें 2, इंटू लॉग प्रोडक्ट तो कौन है ये, और ये क्या है, गैस है, और गैस है तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिएक्टेंट में कौन है, H आयन क्या है, आयंस क्या किससे आते हैं हमेशा, एक्वस से, मतलब कंसंट्रेशन। तो H की कंसंट्रेशन और इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 2, तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर्स में। ठीक, इक्वेशन लिख लीजिए। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया हाइड्रोजन का किस पे, स्टैंडर्ड स्टेट पे। और स्टैंडर्ड स्टेट पे हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है, चाहे ऑक्सीडेशन में हो चाहे रिडक्शन में हो, क्या होता है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। अब हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए इसका प्रेशर हमें दे नहीं रखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं दे रखा, तो जब स्टैंडर्ड स्टेट हम लेके चलें तो कितना लेने, 1 बार, मैंने आपको बताया। तो अगर नहीं दे रखा, अगर प्रेशर हमें नहीं दे रखा तो हम क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड प्रेशर लेके चलेंगे, वो कितना होगा, 1 बार। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना ले लिया, 1, ये हमने वैल्यू रखी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, हाइड्रोजन का, कौन सा वाला, रिडक्शन वाला। देखिए H+ से क्या आ रहा है, H2, यानी कि H+ से 0 हो जा रहा है। तो इजिकल टू क्या हो गया, तो वैल्यू हो गई 0, तो बचेगा -0.059/2 इंटू लॉग प्रोडक्ट, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। ठीक, ये 1 हो गया, और ये हमें कंसिडरेशन यहाँ रखनी है। चलिए, अब इसको सोल्व करा, इसको अगर मैं क्या करूँ, ऊपर ले जाऊँ, तो ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, पहली बात तो जब इसको ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो H2 की पावर हो जाएगी -2, और वो -2 जब यहाँ उतर कर आएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा, और इसके माइनस से वो माइनस कैंसिल होकर क्या होगा, प्लस। तो कुल क्या बचा, ये 0.059 log H है। ठीक, अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस log H है, तो यहाँ माइनस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस है। अब माइनस बनाओगे तो क्या है, प्लस को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस यहाँ ले लो, एक माइनस यहाँ ले लो। तो देखिए माइनस log HN को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीएच, माइनस log HN को क्या लिख सकता हूँ, पीएच। तो ये माइनस और ये log HN मिलकर क्या हो जाएगा, पीएच। तो क्या बचेगा यहाँ 0.059 और ये वाला माइनस, तो 0.59 pH इज इक्वल टू ये। तो अगर हम बात करें तो क्या इनमें एक रिलेशन निकल कर आ गया, किसमें, अगर हम रिलेशन देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है और पीएच में एक रिलेशन निकल कर आ गया। अगर ये रिडक्शन वाला है तो क्या रहेगा, माइनस साइन।
तो रिडक्शन, अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो इजिकल टू होगा -0.59 pH, ठीक। और अगर हम क्या करें, इसको ऑक्सीडेशन ले लें, ऑक्सीडेशन मतलब H2 से क्या बनाए H1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ से pH निकालूंगा तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी। तो अगर मुझे pH निकालना है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 0.059। अगर ये रिडक्शन वाला है तो क्या रहेगा माइनस, और अगर ये देखिए, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का तो क्या है माइनस, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा तो माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मगर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए बोर्ड एग्जाम में जब आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपको इसी नर्स इक्वेशन के थ्रू वैल्यू रख के चले आना है। और अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जा रहे हैं, तो उस केस में आप डायरेक्ट ये फंडा लगा सकते हैं। मगर ये फंडा भी कब एप्लीकेबल है, जब क्या है प्रेशर, देखिए ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कब आया, जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना मान के लिया है 1 बार प्रेशर तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, वैलिड एट 1 बार प्रेशर। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो कितना लिया था 1 बार, तभी ये फॉर्मूला कैलकुलेट करा था। अगर वो प्रेशर क्या कर दे, वो कह दे 2 बार, कि हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है 2 बार है, 10 बार है, 5 बार है, तब इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, इस नर्स इक्वेशन में ही उसे रखते चले आएंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कोई कंप्लीट सेल है, सेल का ईएमएफ हमें निकालना है, किसके थ्रू, नर्स इक्वेशन के थ्रू। तो तीसरी एप्लीकेशन हो गई किसकी, नर्स इक्वेशन की। तो नर्स इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया था, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लिया था, किसी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने पीएच निकाल लिया। अब तीसरी देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। हमारे पास ये कोई सेल है, ठीक, इसमें क्या हुआ, Zn इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। Zn का हुआ ऑक्सीडेशन, देखिए Zn का क्या हुआ है, Zn का हुआ ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन। तो ये होगा एनोड, वो होगा कैथोड। चलिए खैर, इसके लिए आप क्या करिए, नर्स इक्वेशन लगाइए। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन कितना है इसमें, या तो आप अलग अलग इक्वेशन लिखिए, या मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए Zn में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, Zn से क्या गया Zn प्लस 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 2, और इसमें भी कितने हैं प्लस 2 से किस में जा रहा है 0, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो बस पूरी इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। हाँ, ऐसा होता कि इसमें 2 होते, इसमें 3 होते, तो फिर पूरी ओवरऑल इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते 6, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना पड़ता। एक में 2 हो रहे हैं, एक में 3 हो रहे हैं, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करते 3 वाले को, और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते, तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6। क्लियर। तो फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। ऑक्सीडेशन में कितने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, रिडक्शन में भी कितने हुए 2 है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो बस जो अगर दोनों में जो इक्वल इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाता है, पूरी ओवरऑल रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है n। तो इसमें पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 2 इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में 2 है, मगर सॉलिड को तो लेंगे नहीं, सॉलिड की तो कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी 1, तो सिर्फ ये बचा Zn प्लस 2 एक्वस, ठीक। और अपॉन रिएक्टेंट में कौन होगा, रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, इसे हटा दीजिए, बस सिर्फ ये आएगा, तो ये क्या हो गया Cu प्लस 2। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एनोड है, ये एनोडिक सॉल्यूशन है। एनोडिक कंसिडरेशन, एनोडिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमेशा क्या बनते हैं प्रोडक्ट, तो किस में आए देखिए प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया एनोडिक। तो कौन सी कंसिडरेशन है, ये एनोडिक। और ये कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड, और ये कौन सी सॉल्यूशन है कैथोडिक सॉल्यूशन, तो कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसिडरेशन है, तो वो कहाँ रही अपॉन में। तो ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो एनोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बनती है प्रोडक्ट, और जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बनती है रिएक्टेंट। मगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अगर प्रेशर के टर्म्स में आएगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी। एनोडिक देखिए, एनोडिक कंसिडरेशन ऊपर, कैथोडिक कंसिडरेशन नीचे। अगर बात करूंगा मैं किसकी, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, देखेंगे अभी आगे जब पार्शियल प्रेशर आएगा, तो पार्शियल प्रेशर में आप देखेंगे कि जो कैथोडिक पार्शियल प्रेशर है वो ऊपर आएगा, और जो एनोडिक पार्शियल प्रेशर है वो नीचे आएगा। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, अगर आपको बगैर इक्वेशन के डायरेक्ट आपको लिखना हो, नहीं तो आप इक्वेशन लिख लें जिससे कोई गलती ना हो। इक्वेशन लिखते तो पता चली जाएगा कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है। चलिए, तो ये ई नॉट सेल किससे आ जाएगा, ई नॉट सेल तो हमें पता ही है कैसा आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड माइनस क्या कर देंगे एनोड, कौन से वाले रिडक्शन पोटेंशियल वाले, तो उससे क्या आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा। चलिए अब क्या देखिए, तो बस यहाँ वैल्यू रख देंगे सारी, क्या निकल के आ जाएगा सेल का ईएमएफ आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं Zn प्लस 2 की कंसिडरेशन बढ़ाऊंगा, अगर इसकी कंसिडरेशन बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। तो अगर Zn प्लस 2 की कंसिडरेशन बढ़ाऊंगा तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा डिक्रीज, और अगर Cu प्लस 2 की कंसिडरेशन बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि अपॉन में था। क्लियर। देखिए अगर ये प्लस होता तो वो अपर वाली वैल्यू को बढ़ाने से ये बढ़ता और नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाने से ये घटता, मगर यहाँ माइनस साइन है तो उल्टा हो जाएगा, इसके बढ़ाने से घटेगा और इसके बढ़ाने से ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा।
तो Cu+2 को बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो अगर एनोडिक कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो ईएमएफ घट जाएगा, और कैथोडिक कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा सेल कब होता है? अच्छा सेल जब होगा जो जिसका ईएमएफ जितना ज़्यादा हो, जिसका ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा उतना सेल बढ़िया होगा। और सेल का ईएमएफ ज़्यादा कब मिलेगा, अच्छा कब मिलेगा? जब कैथोडिक कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा, और एनोडिक कंसंट्रेशन क्या हो, कम। जितनी एनोडिक कंसंट्रेशन कम होगी उतना ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा, और जितनी कैथोडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना सेल का ईएमएफ बढ़ेगा। आगे बात समझ में? तो सेल का ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा कब हो? जब एनोडिक कंसंट्रेशन कम से कम हो और कैथोडिक कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन। किसी भी सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल रिएक्शन और क्या निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या K इक्विलिब्रियम, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, किसी भी अगर हम बात करें, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में निकलेगा? जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी सेल क्या हो जाता है? जीरो, या कहें ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा? जीरो। अब सेल का जो नेट ईएमएफ है वो क्या हो जाता है? जीरो। किस पे? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और जो क्यूशेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? केसी के, या कह सकते हैं के इक्विवेलेंट के, या कह सकते हैं केपी के। वही के इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन की टर्म्स में है तो Kc, पार्शियल प्रेशर की टर्म में है तो Kp, और अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में है तो Kx। तो ये क्या कहलाएगा? तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उस समय जो क्यूशेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और सेल ऑफ ईएमएफ, सेल का जो ईएमएफ है वो किसको बिलोंग्स करेगा? जीरो को। मतलब और डेल्टा जी सेल क्या हो जाएगी? जीरो। कब? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो रखिए इक्वेशन, ये कंडीशन किस में रख दीजिए? नट्स इक्वेशन में। नट्स इक्वेशन यही तो थी, ईएमएफ ऑफ सेल, ये ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल था ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 एंड लॉग क्यूशेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये तो हो गया जीरो। ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यूशेंट की जगह क्या आ जाएगा? Kc। बस खत्म करिएगा, ये इसको एक तो इधर ले जाइए। तो ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यूशेंट। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं। ये टर्म्स कहाँ से आती है? ये टर्म्स किसके इक्वल होती है? इसे भूलना मत, बेसिक। ये किस टेम्परेचर पे है ये वैल्यू? ये वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बदल दे, कुछ और टेम्परेचर दे दे, तो फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो ध्यान रखना, ये वैल्यू कहाँ से आई? 2.303 RT अपॉन NF, यहाँ से आती है ये वैल्यू, इंटू लॉग क्या हो गया था? ये Kc। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर मुझे डेल्टा जी नोट निकालना हो तो डेल्टा जी नोट क्या होता है? देखिए, डेल्टा जी नोट अगर मैं बात करूं अब डेल्टा जी नोट की, तो यहाँ वो भी समझ लो। अगर मैं बात करूंगा डेल्टा जी नोट तो वो क्या होता है? माइनस NF, और क्या हो जाएगा? ई नोट सेल। ठीक, और ई नोट सेल हमने अभी देख लिया, ई नोट, ये ई नोट सेल की तो वैल्यू है। जब ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ उठा कर रखूंगा तो NF से क्या हो जाएगा? NF कैंसिल, और NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? माइनस 2.303 RT, और इंटू क्या हो जाएगा? log K इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में? तो तो एक ये डेल्टा जी को ये रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कहाँ से, तो ये वैल्यू तो सही है, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, मगर ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रहे कि ये कहाँ से आती है, ये जो वैल्यू है किससे आती है? 2.303 RT अपॉन NF से। तो डेल्टा जी नोट होता है माइनस NF ई नोट। ई नोट की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो NF से NF कट जाएगा, और क्या रह जाएगा? तो डेल्टा जी नोट की एक वैल्यू फॉर्मूला ये भी हो जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए खैर, प्रॉब्लम देखें इस पे कुछ। ये कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Calculate the electrode potential when a copper electrode is dipped in 0.1 molar solution of copper sulfate at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ई नोट दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है किसका? कॉपर का। कितना? 0.34 वोल्ट एट 298 केल्विन पे। 298 केल्विन मतलब वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन को फर्दर अब क्या कर दिया जाए? डाइल्यूट, मतलब पहले तो कंसिडरेशन कितनी थी? 0.1, अब इसे डाइल्यूट कर दिया गया कितना? 10 टाइम्स। तो डाइल्यूट 10 टाइम्स, देन फाइंड आउट द चेंज इन द पोटेंशियल, तब इसके पोटेंशियल में चेंज क्या होगा? मतलब दो बार नट्स इक्वेशन लगानी, एक बार तो इस वाली कंसिडरेशन पे निकालनी, और एक बार इसको 10 टाइम्स इसको क्या करना है? डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या करना है? 10 टाइम्स घट जानी है, यानी कि डिवाइडेड बाई 10 होनी कंसिडरेशन। डाइल्यूट का मतलब कंसिडरेशन घटानी है, कितनी? 10 टाइम्स। तो एक बार तो इस कंसिडरेशन में निकाल लेंगे, एक बार इस कंसिडरेशन में निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या आएगा? चेंज आएगा। आगे बात समझ में? चलिए,
हम क्या करते हैं, नर्स इक्वेशन लगाते हैं। किसके लिए, देखिए हमें अब ये हाफ केवल एक ही इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लिखूं, रिडक्शन वाली लिखूं, ऑक्सीडेशन वाली लिखूं। तो जोन सी वैल्यू ई नॉट दे रखी है, ई नॉट जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, किसका दे रखा है, रिडक्शन वाला या ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला दे रखा है। तो बस रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखिए कि Cu+2 से क्या होगा, Cu। तो Cu+2 से क्या बन रहा होगा, Cu। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना होगा, Cu। तो वो इक्वेशन लिखेंगे। तो अब हमें निकालना है, ये निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर का। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा -0.059/2। टू क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट तो कौन होगा, Cu सॉलिड, और Cu सॉलिड तो होगा 1, और अपोन में क्या होगा, रिएक्टेंट कौन होगा, Cu+2, तो वो Cu+2 अपोन में आएगा। मगर जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, अगर जैसे ही हम माइनस की जगह प्लस करा तो इसको अपोन से कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। क्लियर होगी बात। चलिए अब वैल्यू रखिए, ये बात तो समझ गए कि नहीं। देखिए इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इसमें क्यों, इक्वेशन जो है सेल की वो क्या बनेगी, ये बनेगी Cu+2 से क्या बन रहा होगा, Cu और +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोडक्ट तो हो गया 1 और रिएक्टेंट अपोन में आएगा, मगर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो गया होगा, प्लस में। चलिए अब वैल्यू रखिए, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये ई नोट वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 0.34, तो 0.34, और ये वैल्यू मैं इसे यूज कर सकता हूँ 0.059 को, हाँ क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया उसने, 298 केल्विन, या कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं 0.059, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। N2 इसकी कंसिडरेशन है कितनी, देखिए 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 का लॉग कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो माइनस क्या कर देगा इसको, माइनस बस इसको क्या कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.059। मैंने आपको बताया 0.06 मान लिया करो, नहीं तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.029 को ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं 30, तो देखो 0.03, तो 0.34 में से माइनस कर देंगे 0.03, तो कितना बच जाएगा 0.31, तो 4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 वोल्ट। तो ये तो कब आ गया, जब कंसिडरेशन क्या थी 0.1 मोलर। अब इसको क्या करना है, डाइल्यूट कर दिया कितना, 10 टाइम्स, मतलब डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो कितना होगा, 10 की पावर -2 आ गई होगी। तो अब जो कंसिडरेशन हो गई होगी वो 0.01, या कह सकते हैं 10 की पावर -2। तो अब यहाँ कितना आएगा, 10 की पावर -2, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा, तो 2 से तो 2 कट गया होगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। तो अब कितना घटेगा, अभी तो घट रहा था 0.03, अब कितना घटेगा 0.06। तो पहले कितना घट रहा था 0.03, अब कितना घटेगा 0.06, तो कितने का चेंज है 0.06, और 0.03 में कितने का चेंज है 0.03 का, क्योंकि 6 और 3 के बीच में चेंज कितने का है 3 का। मगर पहली 3 वैल्यू बड़ी है कि 6 वैल्यू बड़ी है, तो माइनस में 3 वैल्यू बड़ी है, 6 वैल्यू कम है, तो कितने का चेंज होगा 0.03 का चेंज होगा, वो भी कैसा, नेगेटिव का। नहीं बात समझ में आ रही, तो एक बार ये निकाल लिया, दूसरी बार क्या रखेंगे 0.34 माइनस 0.06 कर लो, ये वैल्यू निकल के आएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, चेंज आ जाएगा। तो देखिए, तो चेंज व्हेन 10 टाइम्स डाइल्यूट, जब 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया था तो जो चेंज आया था वो 0.03 वोल्ट का चेंज आएगा, और कितना आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि जब हम जब 0.1 मोलर कंसिडरेशन थी तो माइनस कर रहे थे 0.03, और जब कंसिडरेशन 10% डाइल्यूट हो गया तो फिर माइनस कितना हो रहा, 0.06। तो कितने का चेंज है दोनों में, 0.03 का, और कम वैल्यू घटा रहे हैं बाद में, तो इसका मतलब कितने का चेंज हो गया, चेंज हुआ है, और कैसा, नेगेटिव का, तो नेगेटिव 0.03। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, नहीं तो भैया सॉल्व कर लीजिए, हाँ दोनों को चेंज कर दो, और कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, अपने आप आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल व्हेन पीएच ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज 2। ये कह रहा है कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का जिसका पीएच क्या है, जिसका पीएच एसिडिक सॉल्यूशन का कितना है 2 है। pH इजिकल टू 2 का मतलब HN की कंसंट्रेशन दे दी 10 की पावर -2। जब कंसंट्रेशन HN की कितनी होगी 10 की पावर -2 होती है, तभी तो pH 2 होता है। तो pH इजिकल टू 2 का मतलब है कि HN की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -2, क्योंकि HN अगर हमें HN pH दिया होता है तो pH से HN कैसे निकालते हैं, HN इक्वल होता है 10 की पावर -pH, और pH है कितना 2, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे HN की कितनी हो गई 10 की पावर -2। चलिए, और किस सेल के लिए निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सेल दे रखा है कि HCl एक्वस से क्या बना H2 गैस, और किस प्रेशर पे है 10 बार प्रेशर पे।
साथ में ये प्लेटिनम, इस प्लेटिनम से मत घबराना, जब भी गैस इलेक्ट्रोड होगा तो गैस इलेक्ट्रोड को कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम की फॉइल लगाई थी जब मैंने बताया था आपको गैस इलेक्ट्रोड बनाया था। तो प्लेटिनम तो यहाँ साथ में जब भी गैस इलेक्ट्रोड होगा या कोई भी गैस इलेक्ट्रोड होगा तो साथ में प्लेटिनम लिखा होता है, क्योंकि प्लेटिनम क्या करता है, इस गैस की इस लिक्विड के साथ कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए, तो इसका कुछ नहीं होना। अब ध्यान दीजिए, मैंने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और पीएच के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बनाया था। क्या स्टैंडर्ड, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू हुआ था -0.059 पीएच। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस प्लस की जगह हो गया था, मगर वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था, जब इसका हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था 1 बार। अब देखो इसने क्या चालाकी करी, इसने प्रेशर कितना दे दिया, 10 बार, 10 बार दे दिया, तो अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप वैलिड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नट्स इक्वेशन आपको दोबारा से लगानी पड़ेगी। चलिए, तो इक्वेशन क्या होगी, अब इसकी जो इक्वेशन है साहब, अब ये हाफ सेल है, हाफ सेल में बड़ी दिक्कत होती है कि इक्वेशन क्या लिखूं, तो जैसे हमें दे रखा, रिप्रेजेंट कर रखा, वैसे ही आप बनाइए। ये इससे क्या मिलेगा मुझे H प्लस, और इससे क्या मिलेगा H2, तो बस H प्लस से क्या बनाइएगा H2, तो H प्लस से क्या बनाइए H2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे ट्वाइस, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। तो इक्वेशन क्या हो गई 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा H2 गैस बनेगी। और तो ये क्या हो गया, तो कैसा हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन हुआ तो किस पे होगा, ये कैथोड पे। चलिए खैर, कैथोड एनोड रहेगा नहीं जब केवल एक इलेक्ट्रोड है। आप तो सीधा नट्स इक्वेशन लिखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.059 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 0। अब प्रोडक्ट कौन है जी, यहाँ पे गैस है, तो गैस है तो क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, और वो कितना दे रखा 10, तो आ गया 10 अपॉन क्या होगा HN की कंसिडरेशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है तो HN की कंसिडरेशन का स्क्वायर। अब HN की कंसिडरेशन कहाँ से आएंगी, पीएच से, पीएच कितना दे रखा था 2, और पीएच 2 का मतलब HN कितना हो गया 10 की पावर -2, और इसका क्या आएगा यहाँ स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है। चलिए, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -4, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4, और एक पावर ही है तो 10 की पावर कितनी हो गई +5। बाकी तो सोल्व करते आएंगे, इसकी वैल्यू 0 है। ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का लॉग क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे तो ये 5 और लॉग 10 हो जाता है 1, तो बस क्या बचेगा प्लस का 5, तो ये वैल्यू आ गई जी। बस अब तो इसे सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना रख सकता हूँ 0.06 और अपॉन में 2 इंटू 5, और इससे 2 से कट हो जाएगा कितना 3 बार, 3 की 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15, कितने के बाद पॉइंट लगना 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, माइनस है तो माइनस का। क्लियर होगी बात। ये कौन सा है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। जब भी रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, मगर पोटेंशियल क्या हो जाता है चेंज। जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप अगर नेचर बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे, यहाँ ट्वाइस करो या हाफ करो, देखिए मैंने कहा था आपको कि या तो यहाँ ट्वाइस कर दीजिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, या यहाँ ट्वाइस ना करके यहाँ हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई नोट पे, क्योंकि ई नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। चलिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। इस ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी, इस सेल का हमें क्या निकालना, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो देखिए, और क्या गिवन है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो किसके एजी का रिडक्शन वाला, एजी का रिडक्शन, ठीक है, एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी न्यूट्रल से बन रहा है जी प्लस, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का दे रखा तो इसे प्लस में लाना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको रिडक्शन में ले आऊंगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि फिलहाल मुझे क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन, और मैं लेके इसमें चलता हूँ रिडक्शन में। ये निकल का दे रखा है मुझे किसमें, एजी प्लस से 0, ये क्या है रिडक्शन, और रिडक्शन है तो बस बिल्कुल ओके इसी में रहेगा। इसका साइन इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिडक्शन में इसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि किसमें दे रखा ऑक्सीडेशन में, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन लिखिए, ये तो क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो एनोड है और ये क्या है कैथोड, तो इसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा रिडक्शन। मैं डायरेक्ट एक साथ इक्वेशन लिख दूं, अलग अलग ना लिख के देखिए। Na से क्या बना होगा Na+2, क्योंकि इधर होना ऑक्सीडेशन, तो Na से Na+2, तो Na से तो क्या बना Na+2, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 2। इसका क्या होना रिडक्शन, तो इसमें रिडक्शन होगा तो प्लस से 0, तो Ag प्लस से क्या बनेगा Ag, तो Ag प्लस से क्या बनेगा Ag। मगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1, और इसमें कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो गए, इसमें भी 2 हो गए, तो ओवरऑल रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो जाएंगे 2। चलिए लगाइए जी,
ईएमएफ ऑफ सेल, नर्स इक्वेशन लगा दीजिए। तो नर्स इक्वेशन क्या होगी, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059। किस पे लगा रहे हैं, ये 298 केल्विन पे। तो नर्स इक्वेशन किस पे, 298 केल्विन पे। तो कितनी होगी, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, इनटू लॉग प्रोडक्ट कौन हो गया, देखिए ये प्रोडक्ट कौन हो गया Na+2 अपॉन रिएक्टेंट कौन हो गया Ag+, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इनके तो लेने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ आयंस लेंगे। तो प्रोडक्ट कौन हो गया Na+2 और रिएक्टेंट कौन हो गया Ag+, मगर इसका स्टोइचियोमेट्रिक 2 है, तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे 2। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि रिएक्वेशन, अगर आप इक्वेशन लिख ले तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं कि प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है। अगर बगैर इक्वेशन लिखे आप देखना है तो मैंने आपको बताया था जो एनोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बनती है प्रोडक्ट, और जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बनती है रिएक्टेंट। देखो Na+2 कहाँ पहुंच गया प्रोडक्ट, और जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो देखो कहाँ पहुंच गया रिएक्टेंट में। क्लियर, चलिए वैल्यू रख दीजिए इनकी। इस ये ई नोट सेल कैसा आएगा, ये आएगा कैथोड माइनस एनोड, कौन सा, रिडक्शन वाला। तो कैथोड पे तो कौन है Ag, तो Ag में से माइनस कर देंगे किसको, Ni को। अब ये कैसा है रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन, इसे ये ऑक्सीडेशन में दे रखा है, तो रिडक्शन में लूंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 0.8 माइनस करूंगा एनोड का। अब जब इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस आएगा फॉर्मूले में और फिर ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.25। तो ये ई नोट ऑफ सेल आ गया। और क्या रखेंगे वैल्यू 0.05, इसे 0.06 मान सकते हो, और डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने थे 2 इंटू लॉग। अब इसकी वैल्यू रखिए, Na+2 की कितनी है 0.1 और इसकी भी कितनी है 0.1। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, इसका मतलब 10 की पावर -1, मगर इसका क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कितना था 2। तो ये 10 की पावर -1 है और ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो हो गया 10 की पावर -2, और जब 10 की पावर -2 पर जाएगी तो 10 की पावर +2 और 10 की पावर -1, तो कितना बचेगा 10 की पावर 1, और log 10 क्या हो जाता है 1। बस सोल्व करिए, इसे सोल्व कर दूंगा, इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.03, क्योंकि इसे 0.06 मान लेंगे। तो बस 1, ये कितना आ गया सोल्व होके 1.05, इसमें से माइनस कर देंगे 0.03, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2। इतने वोल्ट क्या आ गया ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए ट्रिक क्या बता रहे थे कि जब हम ट्रिक क्या कर रहे थे, जब हम भी क्या नर्स इक्वेशन लगा रहे थे, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल था ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 मान सकते हैं इसे, और ये किस पे है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग एनोडिक कंसिडरेशन अपॉन कैथोडिक। जो एनोड का इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसिडरेशन क्या बन जाती है प्रोडक्ट, और जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बन जाती है रिएक्टेंट। और साथ में जो एन है वो किससे आएगा, बैलेंस ऑफ द चार्ज। तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होने चाहिए सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। आगे बात समझ में। तो बैलेंस के अकॉर्डिंग ये जो भी स्टोइचियोमेट्री आएंगे वो यहाँ क्या हो जाएंगे, इनकी पावर्स में चले जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए जी, ये कह रहा है हमारी एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, एक तो एल्युमिनियम है एटम है, एक एल्युमिनियम है और एक क्या है हमारे पास ये कोबाल्ट, ठीक। और इस सेल का ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, और गिवन क्या दे रखा है, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, देखो Al से +3, वो कितना दे दिया ये। जब ये ऑक्सीडेशन में दे रखा, मुझे चाहिएगा रिडक्शन में, तो इसे साइन चेंज कर लूंगा, तो प्लस की जगह कैसा हो जाएगा माइनस का। और मुझे कोबाल्ट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा कैसा, रिडक्शन का, देखिए +2 से 0 में, तो ये रिडक्शन का दे रखा तो बस बिल्कुल ओके है। तो इससे ये रिडक्शन में बिल्कुल ठीक, ये ऑक्सीडेशन में, तो इसका साइन चेंज कर लूंगा। और तो क्या पहले क्या निकालेंगे, जब सेल का ईएमएफ निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लो, वो किससे आएगा, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन वाला। तो एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे राइट साइड में जो होगा वो कैथोड और लेफ्ट साइड में जो होगा वो एनोड। तो कैथोड पे कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का रिडक्शन वाला कितना है जी, ये रहा, रख दीजिए रिडक्शन वाला कोबाल्ट का। माइनस क्या करूंगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये एनोड में जब आएगा तो ये माइनस हो चुका होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों, एक ये प्लस का ये माइनस का, सोल्व होकर ये वैल्यू आ गई, इतने वोल्ट। चलिए ये तो ई नोट आ गया। अब ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा, वो आएगा, नर्स इक्वेशन लगा दीजिए। तो नर्स इक्वेशन किस पे, 298 केल्विन पे। तो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हम निकाल चुके 1.38 माइनस 0.06 अपॉन एन कितने ट्रांसफर होंगे इसमें देख लो। यहाँ Al से +3 में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं 3, और इसमें कोबाल्ट +2 से 0 में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं 2। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसमें 3, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ जाएंगे 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो जब बैलेंस इक्वेशन बनेगी तो उसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इंटू लॉग। प्रोडक्ट कौन होगा जी,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैंने आपको बताया था जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो तो क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, और जो वो जो एनोडिक जो कंसिडरेशन है वो तो क्या बन जाएगी प्रोडक्ट, और जो कैथोडिक कंसिडरेशन है वो क्या बन जाएगी रिएक्टेंट। तो ये तो बन गई प्रोडक्ट और ये क्या बन गया रिएक्टेंट, मगर इसकी पावर कितनी आएगी, क्योंकि इसकी इस यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कितना हुआ 3 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई किसकी होगी 2 की, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर कितना हुआ था 2 का, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो इससे जब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो इसका क्या होगा क्यूब। ठीक है, तो एनोडिक कंसिडरेशन ऊपर कैथोडिक नीचे, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि जब इक्वेशन बैलेंस हुई होगी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से। चलिए अब तो सोल्व कर लेंगे। ये 10 की पावर कितना दे रखा है -2 और ये कितना दे रखा है 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा 10 की पावर -4 हो गया। ये 10 की पावर -4 का क्यूब करूंगा तो 10 की पावर कितनी आएगी -12। ये -4 ये -12 तो कितनी बचेगी जब ऊपर जाएगी तो +12 और -4 कितनी बचेगी 10 की प्लस 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो log 10 बचेगा, log 10 हो जाएगा 1। क्लियर। ये log 10 की पावर 8 का log कितना होगा 8 होगा। कैसे 10 को तो जो 10 की पावर है उसको तो डाल देंगे इधर, तो 8 आ गया होगा यहाँ, यहाँ बचेगा log 10 और log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। बस अब तो कुछ नहीं रहा, इसकी मल्टीप्लाई करिए 8 से तो कितना हो गया 0.08 और इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 8 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1.30 वोल्ट। नेक्स्ट ये कह रहा है हाँ, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना हो यही क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, ये डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, आप सेल इक्वेशन लिख के दिखाएंगे। ठीक है, अगर बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन करना है तो कैसे लिखेंगे, कैथोड एनोड की इक्वेशन, एनोड पे कौन है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को तो क्या कर देंगे ऑक्सीडेशन, मैंने जरा इक्वेशन उल्टी लिख दी, तो Al से क्या बना होगा Al+3 और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 3, और कैथोड पे क्या होगा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का भी क्या होगा, कोबाल्ट का क्या होगा रिडक्शन होगा, तो कोबाल्ट +2 से क्या बनेगा कोबाल्ट, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3 थे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से। जब इनको दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उसमें बैलेंस, जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होगा जब तक इक्वेशन ऐड नहीं होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 6 यहाँ भी 6 कैंसिल हो जाएगा, नई इक्वेशन आ जाएगी। इसकी तो हो जाएगा 2Al+3 और ये क्या हो जाएगा 3 कोबाल्ट और ये होगा 2Al और ये होगा 3 कोबाल्ट+2। ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है क्योंकि इक्वेशन ऐसे लिखी है उल्टी। ठीक है, तो नेट रिएक्शन हो गई, ये होगा प्रोडक्ट ये हो गया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन हो गया एल्युमिनियम तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये रिएक्टेंट में कौन हो गया ये हो गया रिएक्टेंट, वो कौन आ गया कोबाल्ट, तो अपॉन में आएगा, इसकी पावर 3 होगी और इसकी पावर कितनी होगी 2। और इनोट ऑफ सेल तो पता ही कैसा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड में से एनोड का माइनस कर देंगे कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो वैल्यू निकल पाएगी। तो बात समझ रहे हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करनी है नट्स इक्वेशन पे या कहीं भी किसी पे भी, तो उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आप नहीं कर सकते, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट ट्रिक से ही जाएं। चलिए जैसे कह रहा है हमारे पास ये कुछ रिएक्शन है, एक ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, ये नट्स ये क्या हो गई सॉल्ट ब्रिज, तो इधर क्या हो गया एनोड और इधर क्या हो गया कैथोड, ये एनोड का इलेक्ट्रोड हो गया ये कैथोड का इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखिए इसमें Br2 लिक्विड प्लस Br माइनस और ये क्या है H प्लस लिक्विड और ये H2 गैस, जब गैस हो जाए या लिक्विड आ जाए तो ये जो फंडा मैंने आपको बताया था कि कैथोडिक कंसिडरेशन रिएक्टेंट बन जाती है, एनोडिक कंसिडरेशन क्या बन जाती है प्रोडक्ट, नहीं चलता। बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात है कि सॉलिड और एक्वस है तो वहाँ ये सारे फंडे चल जाएंगे, जो एनोड है वो क्या बन जाता है प्रोडक्ट और जो कैथोड है वो क्या बन जाता है रिएक्टेंट। मगर इसमें अब क्या हो गया ये Br2 लिक्विड आ गया या गैस आ गई, तो यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी, तो इसलिए इस टाइप से ये फंडा इसमें ट्रिक नहीं चल पाएगी, तो बचना इन चीज़ों से। और ये तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जी, और सेल का ईएमएफ हमसे पूछ रहा है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है किसका Br का, हाइड्रोजन के देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो क्या होता है 0, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। तो Br2 का हमें दे दिया Br2 से Br माइनस क्या दे दिया 0 से माइनस मतलब रिडक्शन है, तो रिडक्शन दे रखा कितना 1.09। चलिए जी, तो सेल इक्वेशन लिख लो। तो सेल इक्वेशन पहले एनोड की, तो एनोड पे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, अब देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ से जाऊंगा तो 0 से -1, तो ये तो क्या है ये तो रिडक्शन है, तो ऐसे चलोगे ऑक्सीडेशन मतलब Br माइनस से क्या बनेगा Br2, तो Br माइनस से क्या बनेगा Br2, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। ध्यान रखना इस इधर से इधर को इधर से इधर को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी एनायन है, जो भी एनायन मतलब एक्वस, और एक्वस मैंने बताए थे सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में, सॉल्ट उनका कनेक्शन किससे होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज से, इसलिए Br माइनस से क्या बना Br2 ऐसा लिखूंगा तो सेल रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी।
आगे बात समझो नहीं, मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में क्या होने चाहिए, एक्वस आयंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। इसलिए इस बी आर माइनस को यहाँ नहीं रखा, भले ऐसे चलने से रिडक्शन आ रहा है तो ऐसे चल जाए यहाँ, तो इसमें तो क्या होगा, बी आर माइनस से क्या बनेगा, बी आर टू। तो एनोड पे, एनोड की हाफ सेल इक्वेशन, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, बी आर टू से बी आर माइनस या बी आर माइनस से बी आर माइनस से जीरो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और यहाँ जीरो से माइनस बन जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बी आर माइनस से क्या बनेगा, बी आर टू। अब यहाँ दो बी आर है तो यहाँ भी टू कर लीजिए, और इसमें ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मगर टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए अब इसका क्या लिखना है, इस पे कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, रिडक्शन है तो प्लस से किस में जाएंगे, जीरो में। तो H प्लस से क्या बन रहा होगा, H2, मगर दो हाइड्रोजन है तो ट्वाइस कर दीजिए और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, टू। यहाँ भी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ भी टू, तो ऑलरेडी बैलेंस है तो इन्हें ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो क्या हो जाएगा, टू बी आर माइनस प्लस टू एच प्लस, और इससे क्या बन गया, बी आर टू लिक्विड और H2 गैस। अब देखिए दोनों ही, इसके भी कंसंट्रेशन, कैथोडिक कंसंट्रेशन भी कहाँ गई, रिएक्टेंट में, और एनोडिक कंसंट्रेशन भी कहाँ गई, रिएक्टेंट में। आ गए नहीं आगे, देखो दोनों रिएक्टेंट में, तो वो ट्रिक नहीं चल पाएगी। हाँ तो समझिए, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट, और जो ये कैथोडिक कंसिडरेशन है और ये एनोडिक कंसिडरेशन, देखो दोनों ही रिएक्टेंट बन गई। तो लगाइए नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन अगर हम लगाएंगे 298 केल्विन पे, कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितना आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 ले सकता हूँ अब बाई एन। एन कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, टू। बैलेंस इक्वेशन में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो एन की वैल्यू होगी टू। लॉग प्रोडक्ट कौन होगा, ये लिक्विड तो छोड़ ही दीजिए, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड को तो छोड़ देते हैं, ये क्या है, गैस। तो गैस का तो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये आयंस है, आयंस मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस का क्या रहेगा, स्क्वायर, और एच एन की कंसंट्रेशन का भी क्या रहेगा, स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ से इसमें वैल्यू रख देंगे सारी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस नहीं दे रखा तो क्या लेंगे, 1 बार, और एच एन की कंसंट्रेशन देखिए, देखिए 10 की पावर माइनस टू, और बी आर की भी दे रखी 10 की पावर माइनस टू, रख लेंगे यहाँ, ठीक है। अब क्या है, ई नोट कैसे निकलेगा, ई नोट आएगा, ई नोट कैसा आएगा, कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का रिडक्शन। अब कैथोड पे तो कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या होता है, हमेशा जीरो, चाहे रिडक्शन में हो चाहे ऑक्सीडेशन में हो। तो ये कैसा आएगा, ई नोट आएगा कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन है, बी आर। ये हमें क्या है, रिडक्शन, तो ये तो कितना होगा, जीरो, और ये भी हमें क्या लेना है, रिडक्शन में, और रिडक्शन में दे रखा था हमने, देखिए बी आर टू से बी आर माइनस, तो रिडक्शन का कितना था, 0.09, तो माइनस कर देंगे 0.09, तो कितना आ गया, माइनस का 1.09। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू 1, ये कितनी, 10 की पावर माइनस टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस फोर, यहाँ भी 10 की पावर माइनस टू, स्क्वायर करूँगा तो 10 की पावर माइनस फोर, कितना हो जाएगा, 10 की पावर, देखिए रख दें वैल्यू, 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस फोर, 10 की पावर माइनस फोर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8, और 10 की पावर 8 का लॉग कितना आ जाएगा, 8, ठीक। बस इसकी मल्टीप्लाई कर ली अब यहाँ से, इस ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो माइनस का 1.33 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो कंपटीशन में क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन में क्वेश्चन क्यों आते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो ज़्यादा सोल्व करने वाले नहीं आते, ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटी छोटी सी बात पूछता है, तो इन्हीं पे ध्यान देना चाहिए आपको। देखिए क्या है नेक्स्ट, तो फॉर द सेल रिएक्शन, हमें कोई सेल रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस टू प्लस Ag प्लस, इससे क्या बना है Fe प्लस थ्री प्लस Ag सॉलिड। तो कह रहा है EMF कैन बी इंक्रीज बाई, इस सेल का जो EMF है वो किस केस में इंक्रीज होगा, जब Ag आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊं तब इंक्रीज होगा, जब Fe प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन घटाऊं तब इंक्रीज होगा, या Fe प्लस टू की कंसेंट्रेशन घटाऊं तब इंक्रीज होगा, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो हम क्या करें, नट्स इक्वेशन लगाइए इसकी। तो नट्स इक्वेशन अगर हम बात करें तो फॉर द नट्स इक्वेशन, तो ईएमएफ ऑफ सेल वो इज इक्वल टू होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। एन कितने ट्रांसफर होने जी, Fe प्लस वन, Fe प्लस टू से कितना जा रहा है, Fe प्लस थ्री, यहाँ भी एक ट्रांसफर करना है, और यहाँ Ag प्लस से Ag, तो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो एन की वैल्यू हो गई 1। वैसे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, तो वो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 हो जाए 2 हो जाए। आगे चलिए, तो अपॉन क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कौन है ये, तो सॉलिड तो हटा दीजिए, बस क्या बचा Fe प्लस थ्री, अपॉन रिएक्टेंट में ये हो गया Ag प्लस और Fe प्लस, दोनों ही आयंस हैं तो कंसिडरेशन हो जाएगी दोनों की, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये प्लस होता है यहाँ तो इसके बढ़ाने से ये बढ़ता और इनके बढ़ाने से ये घटता।
अब उल्टा होगा, जब माइनस हो गया तो ऊपर वाले इसको, अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो घटेगा, या इसको घटाऊंगा तो वो बढ़ेगा। तो Fe+3 के घटाने से ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो Fe+3 घटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर ये प्लस होता तो अपो नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाने से ये वैल्यू घटती, तो वो भी क्या है, घट जाता। तो इसको अगर इनको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये माइनस है तो इनको बढ़ाने से ये क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस साइन था। तो इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ तो बढ़ेगा, और इसको घटाओ तो ये घटेगा। मतलब अगर ये माइनस साइन है तो ऊपर वाली वैल्यू को घटाने से बढ़ेगा और नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाने से बढ़ेगा। तो देखिए Ag+, अगर Ag+ को मैं Ag+ को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल यस। वो कह रहा है Fe+3, अगर Fe+3 को घटाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल ये वैल्यू बढ़ जाएगी। Fe+2 को घटाऊं, अगर Fe+2 अपॉन में, अगर मैं इसको घटाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा तो वो घट जाएगी, क्योंकि ये माइनस साइन है। तो इसका मतलब इसके घटाने से घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट और सेकंड। तो ये लगाएंगे कि नहीं, तो लास्ट में आंसर दे रखा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फिर ये आंसर लगेगा। तो ना ये ना ये ना ये, फिर कौन सा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना। ये रिएक्शन दे रखी है और गिवन है ये रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। सी का रिडक्शन वाला देखिए +4 से +3, और Fe का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है तो चेंज कर लेंगे उसे, ठीक है, क्योंकि Fe+2 से +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही, तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन माइनस का है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। और ये ऑलरेडी रिडक्शन में है तो बस यही वैल्यू रहेगी। चलिए, तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, और ये हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो देखिए अगर हम बात करें तो E0 सेल की जरूरत पड़ेगी। तो E0 सेल कैसा आएगा, कैथोडिक माइनस एनोडिक। अब कैथोड कौन है जी, ये देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो होगा एनोड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन हो गया, कैथोड। तो ये तो हो गया कैथोड, और ये Fe क्या हो गया, एनोड। तो कैथोड तो हो गया Ce, तो Ce का रखिए जी, रिडक्शन वाला दे रखा तो रख दीजिए। माइनस अब क्या रखेंगे, एनोड एनोड पे कौन है, Fe, और उसका क्या रखेंगे, रिडक्शन वाला। फिलहाल ये ऑक्सीडेशन वाला ये है, तो रिडक्शन वाला कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो रिडक्शन वाला रख दिया प्लस का, माइनस साइन के साथ में, माइनस तो फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कैथोडिक रिडक्शन माइनस एनोडिक रिडक्शन, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 0.78। अब हम क्या करेंगे, इन नट्स इक्वेशन लगाई। नट्स इक्वेशन पे क्या होता है, देखिए मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट दोबारा से फिर यही फॉर्मूला बना ले रहा हूँ। नहीं तो मुझे पता है कि E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.69 n इनटू log के। तो क्या है, जब नट्स इक्वेशन लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तो E0 सेल बचेगा माइनस 0.06 अपॉन n कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1, और इसमें भी कितने हुए, 1। देखिए +2 से +3 1 का ट्रांसफर, +4 से +3 कितने का, 1 का ट्रांसफर। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। और log क्या हो जाएगा, जो क्यूशेंट है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो क्यूशेंट क्या हो जाएगा, Kc। तो ये K आ गया। अब ये हमें निकालना है। E0 की वैल्यू मैं निकाल चुका, 0.78 रख दीजिए, 0.78। चलिए, ये 0.78 हमने यहाँ रख लिया। अब क्या करेंगे, ये इसको मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि ये माइनस प्लस का है, तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.06 इंटू लॉग के, और ये 0.06 भी कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में। तो E0 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.06, या कह सकते हैं 2 इंटू 0.6, तो E0 के अपॉन में आ जाएगा ये, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ये हो गई। देखिए अगर हम बात करें, इक्वेशन ये आ गई थी कि E0 इज इक्वल टू हो गया था 0.06 इंटू लॉग T-सेट, ये हो गया था। तो इसको भी अपॉन में ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू तो कितनी, 0.78, और अपॉन में क्या आ गया, 0.6 ले लिया इसने, इसको खोल कर लिख लिया, इसने क्या कर लिया, तोड़ दिया उसको, 2 इंटू 0.3, ये हो गया log Kc। अब इसकी वैल्यू सोल्व करी, तो इसकी वैल्यू जब मैं सोल्व करूंगा तो देखिए ये कितना आ गया, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा पूरा, कितना हो गया, 26/2। तो ये क्या हो गया, 26/2, तो log इज इक्वल टू है log K। अब मैं क्या करूंगा, जब K निकालूंगा तो एंटी लॉग लूंगा, तो ये कितना आ गया यहाँ से 13। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया भाई, 26 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13। अब क्या करना है, log K इज इक्वल टू आ गया 13, तो K निकालना है, तो एंटी लॉग में क्या होगा, 10 की पावर में चला जाएगा। तो K इज इक्वल टू हो गया 10 की पावर कितना, 13। आगे बात समझ में, ये तो लॉग एंटी लॉग लेना आता है कि नहीं, K निकालना है तो K कैसे लॉग हटाएंगे इस पे से, तो K हमें K निकालना, लॉग हटाना है, तो लॉग का मतलब एंटी लॉग का मतलब क्या है, लॉग हटाइए और वो जो इधर जो वैल्यू है वो 10 की पावर में ले जाइए। तो K इज इक्वल टू होगा 10 की पावर 13। नेक्स्ट देखिए,
ये क्वेश्चन एम्स वालों ने पूछा और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि रियल बात, मेन फॉर्मूला याद रखिए, मेन फॉर्मूला बात याद रखिए, क्योंकि जो मेन एग्जाम है वो मेन बात पूछेगा आपसे। जो बात हर एक आदमी को पता है वो नहीं मालूम करता, और वो मालूम करता है जहां से बेसिक, यानी कि बेसिक बात जो है, जो नर्स इक्वेशन की, वो कहां से शुरू हुई उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जरा बताऊंगा अभी। फिलहाल इसमें तो कुछ और पूछा है। ये कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट ई बताना है किसका, Fe+3 से Fe का, और Fe+3 की कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, और गिवन दैट इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछ रहा है और Fe कंसंट्रेशन दे रखी है और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी दे रखा है। तो सीधी सी नर्स इक्वेशन लगाइएगी। इसकी नर्स इक्वेशन तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब एन कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें, 3 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो गई 3। ये रिएक्शन क्या है, इससे ये बनेगा, मैंने आपको बताया इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है जिसकी हमें पूछ रहा है वो इक्वेशन बनेगी। तो Fe+3 से क्या बनाना है, Fe, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो Fe+3 से मुझे क्या बनाना है, Fe बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 3। तो ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कौन है, सॉलिड, तो प्रोडक्ट की कंसिडरेशन तो हो गई 1, और अपॉन में रिएक्टेंट कौन है, Fe+3। Fe+3 की कंसिडरेशन दे रखी कितनी, 0.1। तो 0.1 का मतलब ये क्या हो गया, 10 की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, 10, और log 10 कितना हो जाएगा, 1। बस इसको सोल्व करें तो 0.02। इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी, ये रही, यूज कर ली डायरेक्ट रिडक्ट, जिसमें जो इक्वेशन बनी है उसी फॉर्म में इसने दे रखा, जिस फॉर्म में हमसे आंसर पूछ रहा है उसी फॉर्म का क्या दे रखा हमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो बस ऐसा का ऐसे रख लेंगे। अगर ये स्टेट, ये मान लीजिए कुछ और होती है और ये कुछ और होती है, अगर वो देता Fe से Fe+3 का तो फिर इसे बदलना पड़ता, साइन चेंज करना पड़ता। बस यहाँ से सोल्व हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल इन किलोजूल। ये कह रहा है डेल्टा जी नॉट निकालना है सेल रिएक्शन के लिए, किसमें, किलोजूल की यूनिट में। और ये कह रहा है कंबर्शन ऑफ ब्यूटेन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा जी नोट निकालना है सेल रिएक्शन के लिए, और किस में निकालना है, किलो जूल में निकालनी, क्योंकि एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज है, तो एनर्जी है तो किस में आएगी, जूल में, तो किलो जूल में निकालनी है। और किस लिए निकालनी, कौन सी रिएक्शन के लिए निकालनी, कंबर्शन ऑफ मीथेन, कंबर्शन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के कंबर्शन के केस में हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है। ये है जी ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर कार्बन कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के डबल +2, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, और +2 कितना आ गया, 10। तो ये फॉर्मूला हो गया C4H10। प्लस क्या करेंगे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, और क्या बनेगा, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन की बन जाती है CO2, और हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, वाटर। तो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। इसे इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए कार्बन की, जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या बनेंगी, CO2। तो कार्बन कितने थे, 4, तो 4 मोल क्या बनेंगी, CO2। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ मोल क्या बनते हैं, वाटर। तो वाटर, हाइड्रोजन कितने थे, 10, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 5। अब इसमें देख लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी, तो ये होंगी 4 + 10/4, ठीक है। जितने ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, जितने हाइड्रोजन है उतना, प्लस और जितने हाइड्रोजन है उसका /4, तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 10/4 कितना हो गया, 4 + 5/2, या कह सकते हैं 13/2। इतने क्या चाहिए ऑक्सीजन है, तो बैलेंस कर लेंगे। मैंने एक बेसिक इक्वेशन आपको बता रखी है, क्या होगा, कितने ऑक्सीजन चाहिए, Cn प्लस, अगर ये हाइड्रोजन कितने, जितने कार्बन है उतने ऐड करिए, ये 4 प्लस, और जितने हाइड्रोजन है उसका क्या करते हैं, उसका बाई क्या करते हैं, 2/4, एक मिनट, 10, तो कितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, उतने, जितने कार्बन है वो प्लस जितने हाइड्रोजन है उसका /4, इतने हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन। तो यहां से सोल्व करेंगे, 4 + 10/4, तो 10/4 को लिख सकते हैं 5/2, और 5/2 को जब 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/2। चलिए खैर, और ये इक्वेशन वैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, और साथ में इस इक्वेशन का E0 सेल दे रखा कितना, 1.2 वोल्ट, ठीक। चलिए, तो वो कह रहा है कि इसके लिए क्या निकालना है, डेल्टा जी। अब जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी को होगा -NFE। अगर मुझे नोट निकालना है तो नोट रख लूंगा, अगर मुझे ये नोट निकालना है तो यहां भी क्या रख लूंगा, नोट। तो डेल्टा जी नोट होगा -NFE नोट। एन की, अब एफ की वैल्यू तो सबको पता है कितनी, 96500। देखो अब मैंने बताया, इसकी जो
एफ की जो 1 फैराडे की जो वैल्यू है वो 96500 रखते हैं, मगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487, थोड़ी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में कितना है 487, हम मान कितना लेते थे अप्रोक्सीमेट 500, तो ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू होती है 487, मगर हम इसको वही रख लेंगे 96500। और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे दी उसने इस इक्वेशन के लिए 1.2, तो वैल्यू हो गई 1.2। अब एन कहाँ से लाएं, बस यही बात है। एन इस इक्वेशन के लिए अगर आपको एन मिल गया तो डेल्टा जी नॉट मिल गई, बात खत्म। तो एन कितना आएगा इस इक्वेशन में 26 आएगा। तो एन कितना आएगा 26 यहाँ रखते वैल्यू सोल्व हो जाएगी। ये किस में आएगी जूल में, मगर इसमें किलो जूल में निकालनी तो 1000 से क्या कर देंगे उसे डिवाइड कर देंगे, वो किस में आ जाएगी किलो जूल में। अब ये एन कैसे निकलेगा वो सीख लीजिए। यहां समझिए एन में अगर मैं बात करूं इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +1, और कितने हाइड्रोजन है ये 10, तो ये हो गया +10, तो इस पे कितना जाएगा -10, मगर एक कार्बन है कितने 4, तो कितना होगा -10/4। भाई हाइड्रोजन की +1 और कितने हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन है, तो इनकी कितनी होगी 10 हाइड्रोजन की मिला के +10, तो अगर इसकी +10 है तो उन 4 कार्बनों की मिला के कितनी होनी चाहिए -10, मगर एक कार्बन की कितनी होगी तो बाई 4 कर देंगे -10/4। यहां देखिए अगर हम बात करें यहाँ O की कितनी होगी -2, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया -4, तो ऑक्सीजन की -4, तो कार्बन की कितनी होगी +4। क्लियर होगी बात। तो यहाँ देखिए कार्बन -10/4 से किस में जा रहा है +4 में, कितने का चेंज हो रहा है अगर मैं देखूं एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, तो ये हो रहा है -10/4, मतलब कितना हो गया -5/2, या कह सकते हैं -2.5, -2.5 से किस में जा रहा है +4 में, तो कितना का चेंज हो रहा है 6.5 का, 6.5 का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक कार्बन की कितनी निकल कर आ रही -10/4, इसे क्या लिख सकता हूँ 2.5 लिख सकता हूँ कि नहीं, और कैसा माइनस का, तो माइनस के 2.5 से 0 तक जाने में कितना हो गया 2.5 का चेंज, फिर 0 से +4 जाने में कितना हो गया 4 का, तो एक कार्बन के लिए टोटल चेंज आ रहा है कितना 6.5 का, और कार्बन है कितने 4, तो 4 कार्बन के लिए कितने का चेंज आएगा, तो मल्टीप्लाई करिए 6.5 और इनटू क्या करेंगे 4, तो देखो कितना आ जाएगा 26। तो या तो ऑक्सीडेशन से निकाल लिया या रिडक्शन से निकाल लो जी। O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, O2 में तो O की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0, और यहाँ कितनी हो जाएगी चाहे वाटर में ले लो तो भी -2, चाहे यहाँ ले लो तो भी -2, तो ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा है 0 से जा रहा है -2 में, तो कितने का चेंज हो रहा है एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है -2 का, एक ऑक्सीजन में -2 का हो रहा है। टोटल ऑक्सीजन है कितने जरा देखिए मल्टीप्लाई करियो 3/2 इंटू O2, तो कितना होगा 13 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में चेंज है कितने का 2 का, और कितने ऑक्सीजन है टोटल अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं 13/2 इंटू 2, तो कितना आएंगे 13, तो कितने ऑक्सीजन है 13, तो भी कितना आ रहा है देखिए 26, तो यहां से भी 26 यहां से भी 26, या तो ऑक्सीडेशन वाला चेक कर लिया करो या रिडक्शन वाला, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज या टोटल रिडक्शन में कितना चेंज, वही क्या कहलाएगा n। तो n कितना हो गया यहाँ 26। और एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ चलिए, तो देखिए आपको इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था उसमें कार्बन की ऑक्सीजन नंबर कितनी आई थी -10/4, या कह सकते हैं -5/2, और इस इधर का CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन नंबर कितनी आई थी +4, तो -5/2 से किस में जा रहा है +4 में, और कितने कार्बन थे ये 4। ये अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -5/2 से कितने गया +4 में, तो कितने का चेंज हो रहा है यहाँ 6.5 का, 6.5 का चेंज है, एक के लिए एक एटम के लिए 6.5 का चेंज है, तो 2 के लिए कितना होगा जी 13 का, और तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 26 का, तो n = 26। अब ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो दूसरा एक और तरीका है, यही है वो भी। तो NF अगर हमें निकालना है फाइनल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट माइनस लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट इनटू क्या करेंगे इनटू करेंगे नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबल एटम, वो एटम कितने जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करें, तो हाईएस्ट कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4, और लोवेस्ट कितनी है -5/2, तो हाईएस्ट तो हो गई 4 और लोवेस्ट कितनी थी -5/2 को क्या करना माइनस, और कितने कार्बन एटम है जिनके हम ये चेक कर रहे हैं 4 कार्बन एटम ही तो हैं, तो इंटू 4, तो यहाँ से ऐसे सोल्व कर लो, देखो कितना आ गया 26। ऑक्सीजन से ले लीजिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर कितनी थी 0, और उधर कितनी जा रही -2 में, तो 0 से -2 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है 2 का, और कितने ऑक्सीजन एटम है 13, तो भी कितना आ गया देखिए 13 × 2 कितना आएगा 26 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन वाले फैक्टर से निकाल लो चाहे रिडक्शन वाले फैक्टर से निकाल लो,
ठीक है, थैंक्स। देखिए एक बात समझिए, गुरु क्या है, पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो आपके लिए नाव बन सकता है, मगर नाव कहीं नहीं जाएगी। नाव को चलाना आपको खुद पड़ेगा। अगर आप चलाएंगे तो हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर खुद बगैर नाव के नदी में डिस्टेंस ट्रेवल करते तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होती, और नाव में बैठ के आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। मगर आपको बगैर नाव के तैरना है तो भी खुद तैरना है, और नाव में बैठ के जाना है तो नाव खुद चलानी है। गुरु कुछ नहीं करेगा। गुरु तो सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी मेहनत को 10 टाइम्स कर सकता है। तो आप समझिए कि आपको खुद तैर के जाना है या नाव में बैठ के जाना है, ठीक है, मगर चलना पड़ेगा। नाव में बैठ जाओ और कुछ ना करो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात है कि मुझे ही पढ़ाना और मुझे ही पढ़ना है तो मैं पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गुरु तो क्या कर सकता है, आपको साइकिल का काम कर सकता है या नाव का काम कर सकता है, मतलब आपके कम उतनी मेहनत में, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत में आपको ज़्यादा दूर ले जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बगैर कुछ सोचे पढ़ाई में खो जाना चाहिए, लेक्चर में खो जाना चाहिए। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो क्या करिए, सोचना बंद करो और खो जाओ इस लेक्चर में, इस पढ़ाई में, ठीक है। थैंक्स।